दोस्तों हाल ही में मैंने एक बांग्लादेशी हॉरर वेब सीरीज देखी है जिसका नाम है पेट कटा शॉ। और इस सीरीज को आप में से कई व्यूअर्स ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर रिकमेंड किया था। इस सीरीज को नुहास हुमायूं ने लिखा और डायरेक्ट करा है और इस पूरे शो के सीजन 1 में कुल मिलाकर 4 एपिसोड्स हैं जिनमें 4 अलग अलग कहानियां हैं। IMDb पे इस वेब सीरीज को मिले हैं 8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर अवार्ड भी मिल चुका है। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर इस वेब सीरीज की कहानी को जानते हुए इससे जुड़े फोकलोर्स की चर्चा करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले एपिसोड का नाम है ई बिल्डिंग ए मेनिशद, जिसका अर्थ है नो गर्ल्स आर अलाउड इन दिस बिल्डिंग। अगर मैंने थोड़ा उल्टा सीधा प्रोनाउंस किया है तो मुझे माफ करना, मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को हाथ में एक बड़ा सा फिश लिए अपने रेंटल अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए देखते हैं। इसी दौरान वो फिश के बारे में एक मोनोलॉग भी दे रहा था और ठीक उसके पीछे हम एक डरावने से हाथ को फिश से टपकी हुई पानी टेस्ट करते हुए देखते हैं। वो लड़का जिसका नाम हसन था वो घर आके अपने फ्रेंड के लिए चाय बनाता है, साथ ही वो अपने नानी और माँ के बारे में भी बातें करता है। अब सारी बातें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि हसन की जो नानी थी वो उसे हमेशा मुसीबतों से दूर रहने को कहती थी, वहीं उसकी माँ हमेशा उसे मुसीबतों से डट कर मुकाबला करने को कहती थी। अब जैसे ही चाय बन जाती है हसन अपने दोस्त सफाए को आवाज लगाता है, लेकिन टू हिज शॉक सफाए की लाश जमीन पर पड़ी होती है और सोफे पर एक मेचो भूतनी बैठी होती है। अब जिन लोगों ने मेरी बंगाली फोकलोर वाली वीडियो देखी है उन्हें पता होगा कि बंगाली कल्चर में एक भूत होता है जो फिश से अट्रैक्टेड होता है और इसे ही हम मेचो भूत या इन केसेस भूतनी कहते हैं। वैसे मैं उस बंगाली फोकलोर वाली वीडियो को लिंक कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन और एक किताब भी प्रोडक्ट सेक्शन में डाल दूंगा जहां आप इनके बारे में और भी पढ़ सकते हो। एनीवेज, मेचो भूतनी जिसे हम पेतनी कहेंगे, उसके लंबे हेयर्स थे और नुकीले नाखून भी थे। उसने अपना शरीर एक व्हाइट कपड़े से ढक रखा था और सबसे डिस्टिंक्टिव बात यह थी कि उसके पैर उल्टे थे। हसन ये देखकर शॉक में आ जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि सफाई को इस पेतनी ने इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि वो पेतनी को पीठ दिखाकर भागने की कोशिश कर रहा था और भागने से हसन का भी काम तमाम हो सकता है। हसन को अपने माँ की बातों की याद आती है जो उससे कहा करती थी कि मुसीबत का हमेशा डट के सामना करना होता है। ऐसे में हसन अब पेतनी से आंखें मिलाता है और पेतनी हसन के प्यारे गोल्ड फिश को भी कच्चा ही खा जाती है। इस पॉइंट पे हसन बाहर भी नहीं जा सकता था और बाहर से बुलाने पर कोई आता भी नहीं है, तो वो पेतनी को फिश खिलाकर भागने का प्लान बनाता है। हसन अब किचन में जाकर बड़े से फिशेस के पीसेस करता है और ये सीन थोड़ा फनी था कि कैसे वो ये सारा कटिंग वगैरह बिना देखे कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे पेतनी से नजरें मिलाकर रखनी है। अब जैसे जैसे एक टुकड़ा कट करके वो उल्टे प्लेट में ही पेतनी के सामने रख देता है और चुपचाप साइड से अपना फोन लेकर भागने की सोचता है, लेकिन इससे पेतनी आग बबला हो उठती है क्योंकि फिश कच्ची थी। शायद पेतनी को खून के स्मेल से गुस्सा आता था और वो फिश को दूर फेंक देती है। हसन के भागने का प्लान धरा का धरा रह जाता है और ऐसे में वो एक बार और चांस लेता है। वो इस बार फिश को पकाकर प्रेजेंट करने के बारे में सोचता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे सारा टाइम पेतनी को देखते रहना पड़ रहा था और इसी चक्कर में उसकी उंगली पे कट लग जाता है। अब इंसानी खून के महक से पेतनी पागल हो जाती है और हसन के पास चली जाती है, लेकिन ऐन मौके पे हसन अपनी उंगली मसाले के अंदर डिप कर देता है जिससे खून की स्मेल खत्म हो जाती है। पेतनी इस बार तो कैसे भी शांत हो गई थी, लेकिन टू मेक हिज वर्क इजियर वो अपने दो सफाए को पेतनी के सामने बिठा देता है और उसकी आंखों पे भी टेप चिपका देता है जिससे ऐसा लगे कि सफाए पेतनी को देख रहा है। और इसी बीच हसन एक फिश का पीस फ्राई करता है। वो उसी पीस को पेतनी के सामने रख देता है और खुद धीरे धीरे भागने लगता है। इस बीच उसके मन में एक ही बात चल रही होती है कि आज अगर वो स्वर्ग भी सिधार जाता है तो हसन अपनी माँ से मिल पाएगा और वो अंत में एक ही सवाल पूछेगा कि अपने जीवन के अंत समय में क्या हसन ने हिम्मत दिखाई थी। उसी बीच पेतनी फिश को देखकर अपने मुंह के अंदर से एक ब्लैक लिक्विड को निकालकर फिश पे डाल देती है और बड़े ही विभत्स तरीके से फिश खाने लगती है। हसन मौके का फायदा उठाकर दरवाजे तक जैसे तैसे पहुंचता है, लेकिन इसी पॉइंट पे सफाई की जो लाश थी ना वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, यानी कि अब हसन की जो पीठ थी वो पेतनी की तरफ थी। तभी अचानक सीन कट हो जाता है और हम समझ पाते हैं कि ये कहानी हसन ही एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को सुना रहा था और वो पूछते हैं कि आगे क्या हुआ, वहां से तुम कैसे भागे। तभी सीन वापस स्टोरी में जाता है जहां हसन ने दरवाजा खोल तो लिया था लेकिन वो उसे वापस बंद कर देता है, मानो उसे पेतनी को छोड़ के नहीं जाना था। और पेतनी भी हसन के फिश को खाकर बहुत ज्यादा संतुष्ट
संतुष्ट हो गई थी, इतना कि उसे देखकर मुस्कुराने लगी थी। यानी कि दोनों में अब प्रेम संबंध बन चुके थे। ये वाला सीन वो उन दोस्तों को नहीं बताता, लेकिन हसन ये जरूर कहता है कि कहानी बाद में सुन लेना, पहले खाना खा लो, मेरी पत्नी ने आप लोगों के लिए फिश करी बनाया है। तभी एक डरावनी सी हाथ उन लोगों को पकड़ लेती है और एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड की कहानी काफी सिंपल थी, जहां एंडिंग में सब क्लियर हो जाता है कि उस रात हसन पेतनी से सिर्फ बचे ही नहीं गया, बल्कि उससे शादी भी रचा लिया और अब दोनों साथ ही रहते हैं। पेतनी हसन से मिलने आने वाले ट्रैवलर्स वगैरह का शिकार करती होगी, जिसमें हसन भी उसका साथ देता है। इसमें कोई लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक फोकलोर है जो कि यूजुअली डराने और एंटरटेन करने के लिए बनाए जाते थे। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ, जिसका नाम है मिस्टी कीचू, यानी कि हैव सम स्वीट्स। इस एपिसोड की शुरुआत में हम महमूद नाम के एक आदमी को अपने स्वीट शॉप की सफाई करते हुए देखते हैं। रात काफी हो गई थी और उसने दुकान का शटर हाफ बंद रखा था। तभी बाहर कोई शटर पे नॉक करता है और कुत्ते भी जोर जोर से भौंकने लगते हैं। महमूद शटर ओपन कर बाहर आता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। घर जाकर वो ये इंसिडेंट्स अपनी पत्नी के साथ शेयर करता है, जो उसे एक अर्बन लेजेंड के बारे में बताती है कि रात गहरी हो जाने पर जिन आते हैं मिठाई की दुकान में। महमूद इस पे भरोसा तो नहीं करता, लेकिन हम समझ पाते हैं कि महमूद को एमनीशिया था, जिससे वो प्रतिदिन की छोटी छोटी बातें भी भूल जाया करता था। महमूद की बीमारी की वजह से उसके और उसके पत्नी के बीच थोड़ी तनाव भी चल रही थी। खैर, अब अगले दिन महमूद दुकान में मिठाई बेच रहा होता है, बट क्योंकि उसे एमनीशिया था तो ग्राहक भी उससे परेशान ही रहते थे। अब उसी रात दुकान साफ करते वक्त शटर में वापस नॉकिंग होता है, लेकिन इस बार महमूद देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जो एक पैर से क्रिपल्ड था, वो जबरदस्ती उसके दुकान में घुस आता है। आते ही वो महमूद को अपनी असलियत बता देता है कि वो एक जिन है। अब दोस्तों, अगर आपको जिन या जिन्नत के बारे में डिटेल में जानना है तो अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो अपनी लिंक कर दूंगा, जहां मैंने बहुत पहले कुछ बातें बताई थी। बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है वो बातें, बट हाँ, आपको ठीक ठाक नॉलेज मिल जाएगा। या फिर अगेन मैं प्रोडक्ट वाले सेक्शन में एक बुक लिंक कर दूंगा, जिसे जाके आप पढ़ सकते हैं। खैर, जिन के प्रेजेंस में महमूद काफी डर जाता है और जिन उसे मिठाई खिलाने को कहता है। जिन यहाँ अपना रूप भी बदल कर दिखाता है, जहां वो कभी छोटी बच्ची बन जाता था, कभी सुंदर महिला, तो कभी महमूद ही बन जाता था। ये देख महमूद बहुत ज्यादा पैनिक करता है और वो जिन से कहता है कि आपको जो भी मिठाई चाहिए आप लीजिए और यहाँ से चले जाइए। जिन पूछता है कि मिठाइयों के कितने पैसे हुए, जिसमें महमूद कहता है कि उसे याद नहीं और जिन उसे जो चाहे वो दे सकता है। अब महमूद के भूलने वाली बीमारी को देख जिन को उस पर दया आ जाती है, इसलिए वो महमूद को एक विश मांगने को कहता है। महमूद भी अपनी आंखें बंद करके एक विश मांगता है। अब अगले सीन में महमूद अपनी वाइफ अंतरा के पास घर जाता है और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उसके और उसके पत्नी की पहली मुलाकात की बात याद करता है। हम समझ पाते हैं कि महमूद ने यह मांगा था कि उसे सब कुछ याद आ जाए और इसी वजह से उसे अपने वाइफ से मिलने वाले दिन की बात पूरी तरह से याद आ गई थी। अंतरा उसे पूछती है कि क्या उसे मालूम है कि उसके शॉल पे कितने फ्लावर्स थे, एंड शॉकिंगली महमूद को यह भी याद था, which was 34। इस बातचीत से महमूद की वाइफ इंप्रेस हो जाती है और अगले दिन अंतरा वही शॉल निकाल कर उस पे बने फ्लावर्स काउंट करती है, जो कि बिल्कुल 34 ही थे। अंतरा को लगता है कि अब उसका हस्बैंड ठीक होने लगा है। वहीं दुकान में महमूद एक लड़के से कहता है कि पुराने मिठाइयों का प्राइस चुकाओ वरना नई मिठाइयां नहीं मिलेंगी। वो लड़का कहता है कोई गवाह है क्या कि मैंने आपसे मिठाई ली थी? तो महमूद उसे उस दिन का सारा हाल सुनाता है कि वो कब आया था, क्या किया था एंड ऑल। हम समझ पाते हैं कि अब तक महमूद को सब लोग बुद्धू बनाकर मिठाई ले जाते थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं हो पाएगा। खैर, अब महमूद की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है, जहां लोग उससे पास्ट में घटे इंसिडेंट्स के बारे में पूछते हैं, जैसे क्रिकेट के सवाल और ऐसे ही जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। महमूद सारे सवालों का जवाब देता है, लेकिन एक शर्त पे कि सबको उसके दुकान से 2 केजी मिठाइयां लेनी पड़ेंगी। इससे महमूद की सेल्स बहुत बढ़ जाती है और उसके ज्ञानी बन जाने से वो बहुत खुश भी होता है। अब एक रात महमूद और जिन आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, जहां जिन महमूद से पूछता है कि आज कौन सी मिठाई खिलाओगे। इस पॉइंट पे महमूद जिन को डिसरिस्पेक्ट करते हुए उसे दुकान से जाने को कहता है, एज दुकान में मिठाइयां खत्म हो गई थी। और वो बार बार जिन को कैजुअली भाई भाई कह रहा था, जिससे जिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि पहले दिन तुम मुझे सर बुलाते थे और आज भाई बोल रहे हो। जिन उसे याद दिलाता है कि उसके वरदान की वजह से ही आज महमूद को सब याद है, तो वो इतना इतराए नहीं। लेकिन महमूद फिर भी नहीं मानता और जिन को सुनाता है कि मैं आपसे वरदान नहीं मांगा था, आपने खुद दिया था। और दिया भी तो क्या, ये छोटी सी चीज, देना ही था तो कुछ और बड़ा देते। ये सब सुनकर जिन समझ जाता है कि महमूद अब घमंडी हो गया है और जिन ये भी कहता है कि उसने भी अपने लाइफ में घमंड करा था, जिसकी वजह से आज जिन भी एक पैर से क्रिपल्ड है। खैर, अब घर आकर महमूद अपनी पत्नी को आधी रात में पूछता है कि मुझे उस गाने के लिरिक्स बताओ जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं। बेसिकली अब हुआ यह था कि महमूद को
सब याद आ गया था, लेकिन उसे गाने के बोल याद नहीं आ रहे थे। अंतरा उसकी बातों का रिप्लाई नहीं करती तो महमूद से एक्यूज करता है कि जब हमारा फैमिली डॉक्टर घर आता है तो तुम उसके लिए सजती संवरती हो। बेसिकली यहाँ काइंड ऑफ चीटिंग का आरोप लगा रहा था महमूद। धीरे धीरे महमूद को अपने बचपन से रिलेटेड सारी बातें याद आने लगती है। इनफैक्ट वो ये भी फील करता है कि किस तरह वो अपने मदर के वूम्ब से पैदा हुआ। अचानक महमूद की माँ चीखने लगती है और हम समझ पाते हैं कि महमूद पुरानी बातें याद करके पागल हो गया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि जिन खिड़की से महमूद के पागलपन को देख के मुस्कुरा रहा था। खैर अब अगली सुबह हमें पता चलता है कि रात को महमूद उसकी माँ के पास आकर उनसे कहता है कि उसकी माँ उसे वही गाना सुनाए जो वो बचपन में सुनाया करती थी। इनफैक्ट वो ये तक कहता है कि वो अपने मदर के वूम्ब में वापस जाना चाहता है। खैर डॉक्टर अंतरा और उसकी सास से महमूद के एमनीशिया के बारे में डिस्कस करता है, लेकिन अंतरा की सास कहती है कि ये जिन का काम है। अंतरा को भी जिन और महमूद के बीच की मुलाकात की कहानी पता थी और जब उसकी सास सुनती है कि ये जिन क्रिपल्ड है तो वो बताती है कि ये और कोई नहीं बल्कि इब्लिस शैतान है जो कि सारे जिन का बादशाह है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस्लामिक रिलीजन में इब्लिस इज द हेड ऑफ ऑल डीमन, जैसा कि क्रिश्चियनिटी में हम लूसीफर को जानते हैं। अब ये सुनते ही अंतरा भागकर महमूद के दुकान जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे लेट हो चुका था क्योंकि अब तक महमूद जीवित नहीं था। उसने पागलपन में एक यूनिवर्स की पिक्चर बनाई थी और हम समझ पाते हैं कि इब्लिस ने उसे इतना बड़ा वरदान दे दिया था कि उसे अपने चाइल्डहुड की ही नहीं बल्कि दुनिया की, पूरे सृष्टि की सब कुछ का ज्ञान हो गया था और वो इतना प्रेशर नहीं झेल सका तो वो समाप्त हो गया। अगले सीन में महमूद की अंतिम क्रिया का सीन देखते हैं जहां अंतर और उसकी सास आपस में डिस्कस करते हैं कि उन्होंने हमेशा महमूद को कोसा है बिकॉज ऑफ हिज एमनीशिया, लेकिन आज वही महमूद के चले जाने के दर्द को भुला देना चाह रही थी। तभी क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि इब्लिस अंतरा के साइड में बैठा था और वो अंतरा को ऑफर करता है कि अगर तुम्हें कुछ भूलना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। तो दोस्तों बेसिकली इस एपिसोड में हम महमूद और इब्लिस के बीच की स्टोरी को जान पाते हैं, जहां पहले तो इब्लिस ने उसे एक अच्छा वरदान दिया था, लेकिन क्योंकि महमूद को अपने ज्ञान का घमंड होने लगा तो इब्लिस ने उसके वरदान को काइंड ऑफ एम्पलीफाई कर दिया, जिससे परेशान होकर महमूद की जान चली गई। इससे हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपने गिफ्ट्स या टैलेंट्स पे घमंड नहीं करना चाहिए। अब ये जो मिठाई के शॉप में जिन आने की बात है वो भी एक अर्बन लेजेंड है और ऐसा कहा जाता है कि जिन मिठाइयों के बड़े शौकीन होते हैं इसलिए वो रात को मिठाई खरीदते हैं, या फिर कई बार दुकानदार सुबह सुबह डिस्कवर करता है कि उसके दुकान से स्वीट्स गायब हैं। कभी कभार जिन अच्छे भी होते हैं तो वो दुकान को ब्लेस करते हैं, जिससे बिजनेस और ज्यादा फलती फूलती है। कुछ दुकानदार तो जिन के लिए अलग से स्वीट्स रख भी देते हैं टू गेट देयर ब्लेसिंग्स। और इन्हीं स्टोरीज को कंबाइन करके यहाँ दिखाया गया है विद अ गुड लेसन। और हाँ, एक छोटा सा स्पॉइलर दे दूं, ये स्टोरी सीजन 2 में भी देखने को मिलेगी। तो अब चलते हैं तीसरे एपिसोड की तरफ जिसका नाम है लोके बोलो, यानी कि पीपल से। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक सुनसान सी जगह में भटक गए थे। तभी लड़की लड़के का फोन ले लेती है जिसपे उसे कुछ आपत्तिजनक दिख जाता है, जिससे उसका मूड ऑफ हो जाता है। शायद वो लड़के को चीट करते हुए पकड़ ली थी। लड़की अब चाहती तो नहीं थी, स्टिल वो एक नदी क्रॉस कर किनारे एक छोटी सी बस्ती में पहुंच जाती है। लड़का यहाँ एक्सप्लेन करता है कि उसने जो भी देखा या सुना है वो कहानी है, लेकिन लड़की कहती है कि कहानी में भी कुछ सच्चाई तो होती ही है। खैर ये दोनों अब नदी किनारे पहुंचते हैं जहां एक उल्टी नाव रखी हुई थी। उसी के आसपास कुछ लोग भी थे जो इन्हें चाय ऑफर करते हैं। अब ये किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लड़की के फोन में चार्ज नहीं था और लड़के के फोन को तो उसने पानी में फेंक दिया था। तभी अचानक से इनके पीछे एक ओल्ड वुमेन आ जाती है और उनसे कहती है कि ये वही गांव है जहां से बंगाली कल्चर के सारे सुपरस्टिशन पैदा होते हैं। अब एक एक कर हम सारी कहानियां सुनेंगे, जिसमें पहली कहानी है एक डांसर की। तो एक समय की बात है जब गांव में एक बहुत सुंदर लड़की रहा करती थी। ये लड़की एक डांसर थी और वो हमेशा लाल साड़ी और लंबे खुले बालों में रहती थी। उसके डांस को पूरा गांव पसंद करता था, लेकिन एक रोज उसके प्रसिद्धि को देख लोगों को ईर्ष्या होने लगी, जिसके चलते किसी ने उसे समाप्त कर दिया और उसके शरीर के सामने रखा हुआ था उसकी कंघी यानी कि कूंभ। तब से लोगों में ये सुपरस्टिशन आ गया, यानी कि कूंभ को जमीन पे फेंकना। अब देखो ऐसा कहा जाता है कि कूंभ कभी भी जमीन पे गिर जाती है तो घर पे मेहमान आएंगे, लेकिन उस डांसर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसके घर पे आए मेहमान ने ही उसकी जान ली थी। तो हाँ, ऐसे ही कहानियां या सुपरस्टिशंस शुरू होती हैं और ये जगह जगह फैलती हैं। इनफैक्ट थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाती है। खैर अब दूसरी स्टोरी पे आते हैं जहां एक ओल्ड आदमी को दिखाया जाता है जो शादी करना चाहता है और वो अपने घर में एक नहीं बल्कि 2 लड़कियों को ब्याह कर ले आता है। दोनों पत्नी 15 साल की बच्ची थी और इसीलिए सारा दिन घर में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहती थी। अब वो आदमी इससे परेशान हो गया था और उसने दोनों पत्नियों से कहा कि आज दोनों में एक खाना बनाने का कंपटीशन होगा और जो पत्नी जीतेगी वो घर में रहेगी और दूसरी को घर से विदा कर दिया जाएगा। अब दोनों ही पत्नियां रोटी और खाना बनाने लगती हैं और रात में जब ओल्ड मैन आता है तो वो पहली पत्नी का खाना खा के डिसाइड कर लिया कि शी कैन कुक बेटर, सो वो उसे ही अपने घर में रखेंगे और वहीं दूसरी पत्नी को घर छोड़ना पड़ेगा। अब ये तो अनफेयर था, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? वेल, दोनों
पत्नी ने एकजुट होकर ओल्ड मैन को रस्सी से बांध दिया और उसे नदी में फेंक दिया। और तभी से ये सुपरस्टिशन चालू हो गया कि जो कोई भी मील या किसी भी खाने का एक बाइट लेगा वो पानी में गिर जाएगा, क्योंकि अपेरेंटली ओल्ड मैन भी एक ही बार खाने को टेस्ट करा था। और आप में से कई लोग जानते होंगे कि बंगाली कल्चर में जब भी खाना को सिर्फ टेस्ट किया जाता है तो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि एटलीस्ट 2 बार किया जाता है। सो यू कैन सी ये सुपरस्टिशन कहां से आया होगा। एनीवेज, तीसरी कहानी पे आते हैं जो कि एक चोर की है। तो गांव में एक चोर रहता था और वो हर रात सब्जी और फल चुराया करता था, लेकिन एक रोज गांव वालों ने उसे पकड़कर बांध दिया। अब लोग उसे मारने पीटने के बजाय उसे फल खिलाने लगे एज पनिशमेंट, और धीरे धीरे उस पर इतने ब्रूटल हो गए कि उसे पूरे फल को निगलने पे ही मजबूर कर दिया। चोर अब माफी मांगते हुए कहता है कि मैं अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए चोरी करता हूं, लेकिन इस पॉइंट पे उसकी बीवी बच्चों ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अब एक समय ऐसा आया जब फल खाते खाते चोर का पेट फट गया और उन्हीं फलों के बीज से एक पेड़ उग गया। तब से यह कहा जाता है कि फ्रूट्स के सीड्स को निगलने से पेट में भी पेड़ उगने लगते हैं। एनीवेज, अब प्रेजेंट टाइम में रात हो चुकी थी और लड़का गांव की तरफ जाता है चार्जर की दुकान ढूंढने, लेकिन जाते समय ओल्ड वुमेन उसे रोकती है कि रात को बाल खुले रखकर मत जाओ, जिस पे लड़का हंसते हुए कहता है कि ये सुपरस्टिशन तो लड़कियों के लिए होती है, और वो निकल जाता है। वहीं हम चौथे और फाइनल कहानी को सुनते हैं जो एक छोटे लड़के की थी। अब इसी गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जो कि था तो लड़का ही, लेकिन उसे लड़कियों की तरह सजने संवरने का शौक था। बचपन से ही वो साड़ी पहनता था और लिपस्टिक वगैरह भी लगाया करता था, लेकिन लड़के के सर पे बाल नहीं थे। उसे हमेशा से लड़कियों की तरह सुंदर लंबे बाल चाहिए थे। एक रात वो दुल्हन की तरह सजता है और अपनी माँ के पास जाकर उनके बालों को काटने की कोशिश करता है। उसकी माँ ऐन वक्त पर जाग जाती है और ऐसे में लड़के के जो फादर थे उसे बहुत मारते हैं। अब यहीं से कहानी के कई वेरिएशंस थे जहां लोग कहते हैं कि उस दिन उसके डैड के दिए पनिशमेंट के बाद वो पूरी जिंदगी अपने कमरे में ही रहा करता था और कभी वहां से निकला नहीं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वो रात को निकलकर गांव वालों के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को चुराया करता था, जैसा हमने तीसरी स्टोरी में सुना। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उस रात उसके डैड ने उसे मारा पीटा नहीं था, बल्कि उसको इतना ही बोला कि तुम्हें लड़की बनने का शौक है तो चलो मैं आज ही तुम्हारी शादी करा देता हूँ। तभी उसे ओल्ड मैन की दूसरी पत्नी बना के उसे ब्याह दिया गया था, जस्ट लाइक द सेकेंड स्टोरी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि उस रात वो लड़का घर से भाग गया और बाद में वो एक डांसर बना, जस्ट लाइक द फर्स्ट स्टोरी। लेकिन उसकी सच्ची स्टोरी तो ये थी कि उस रात उसकी माँ जाग गई थी और डर से चीख पड़ी, जिससे गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने बच्चे को इतना पीटा कि वो बच्चा वहीं समाप्त हो गया और एक पिशाच बन गया। और अब वो पिशाच बन के इसी गांव के पेड़ों में घूमता रहता है, और इसलिए कहा जाता है कि रात के समय खुले बालों में विचरण नहीं करना चाहिए। खैर, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में लड़का खुले बालों में इधर उधर घूम रहा था और उस पे उसी छोटे बच्चे की पिशाच की नजर पड़ती है। बच्चा पेड़ से नीचे उतरकर एक भयानक डांस करता है और वही सेम दराती से लड़के को मारकर उसके हेयर्स कट कर लेता है, क्योंकि अपेरेंटली वो तो लंबे बालों से ऑब्सेस था ना। और अपने आखिरी क्षण में जो मृत होने वाला लड़का था वो लड़की को याद करता है और लड़की को भी हिचकी आने लगती है। तभी ओल्ड मैन लड़की को बताती है कि शायद कोई तुम्हें याद कर रहा है, क्योंकि बंगाली कल्चर में हिचकी आने का मतलब होता है आपको कोई याद कर रहा है। यहीं पे थर्ड एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी थर्ड एपिसोड ऑफ पेट कटा शॉ, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। अब इस एपिसोड में दिखाया गया कि कैसे कहानियों से सुपरस्टिशन का जन्म होता है और वही सुपरस्टिशन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। कुछ सुपरस्टिशंस के कई सारे सब ब्रांचेस भी निकल आते हैं और लोग अपने हिसाब से उसमें मिर्च मसाला लगाकर मेन कहानी का वेरिएशंस बना देते हैं। अब इस एपिसोड में मेन कहानी थी लास्ट वाली, जहां बच्चा पिशाच बन गया था, और उसी के वेरिएशन थी पिछली 3 कहानियां, जिससे कई सारी और कहानियां इजाद हुई होंगी, यानी कि डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम स्टोरी। यही सारी चीजें आपस में इतनी ज्यादा टैंगल्ड हो चुकी थी कि अभी इन्हें अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। मतलब कौन सी कहानी को हम माने। और हाँ, सभी के कल्चर में अलग अलग प्रथाएं या सुपरस्टिशंस होती हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कल्चर में कौन सी बात लोग यूजुअली मानते हैं। जैसे मेरे घर पे कहा जाता है कि चप्पल उल्टा मत रखो वरना घर में कलेश हो जाएगा, वैसा ही आपके घर में भी कुछ न कुछ तो चलता होगा। तो जो भी चलता है वो मुझे कमेंट्स में बताइए। साथ ही इस कहानी के अंदर हमें यह भी दिखाया गया कि जो मेन कहानी थी वो काइंड ऑफ सच थी और पिशाच रियल था। तो क्या आप इन चीजों में मानते हैं? ये बात भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो जब तक आप कमेंट कर रहे हैं तब तक हम बढ़ते हैं फाइनल एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है निसर्गदाग। तो चौथी कहानी शुरू होती है 2 छोटे बच्चे को दिखाकर जो समुद्र के किनारे प्लास्टिक्स कलेक्ट कर रहे थे, और उनमें से बिच्ची नाम का लड़का अपने दोस्त को कहता है कि समुद्र के उधर से कोई बुलाए तो ना उनकी तरफ देखना, ना उनके पुकारने से जाना,
जाना। इन शॉर्ट कोई भी जवाब मत देना। लेकिन बिच्ची का दोस्त शायद उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाता। तभी बिच्ची उसके दोस्त को अपने पास बुलाता है हल्का होने के लिए, क्योंकि बिच्ची को अकेले डर लग रहा था। उसका दोस्त भी उसके पास जाता है, लेकिन टू आवर शॉक हम देखते हैं कि उन दोनों को पीछे से असली बिच्ची बुलाता है और हम समझ पाते हैं कि बिच्ची के रूप में ये कोई और ही डीमन था, जिसे बंगाली कल्चर में कहते हैं निशिर दाग। निशिर दाग एक बहुत ही पॉपुलर अर्बन लेजेंड है जो कि आधी रात को आपके पास आती है और आपको 2 बार बुलाती है। अगर आपने उसके बुलाने का जवाब दे दिया तो वो आपको अपने साथ ले जाती है। इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसको मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट, या फिर अगेन प्रोडक्ट सेक्शन में मैं किसी बुक को लिंक कर दूंगा जिसे पढ़ के आप इन फोकलोर्स के बारे में समझ सकते हैं, या फिर जो भी अर्बन लेजेंड्स हैं। खैर, यही कहानी बिच्ची सुलेमान को बता रहा था और अब सुलेमान का दोस्त भी उसे पूछता है कि तुम ढाका वापस कब जा रहे हो। इस पे सुलेमान कहता है कि ढाका में वो नहीं जाएगा एज उसका वहां कुछ नहीं है, वो यही एक एनजीओ के लिए काम करता है। सुलेमान और उसके दोस्त की बातों से हमें पता चलता है कि लामिया जो कि सुलेमान की गर्लफ्रेंड थी, उसकी शायद रिसेंटली मौत हो गई थी और इसी वजह से सुलेमान भी टूट चुका था। सुलेमान बार बार लामिया के वीडियोस देखकर उसे याद करता था। खैर, एक शाम सुलेमान समुद्र के किनारे टहलने जाता है तो वहां उसे ऐसा फील होता है कि पीछे समुद्र के साइड से लामिया की आवाज आ रही है जो वहीं गाना गा रही थी। सुलेमान से शॉक में पड़ जाता है और पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन सून ही रियलाइजेस कि ये आवाज उसके ईयरबड्स से आ रही थी जिसे वो कान से निकालना भूल गया था। अब समुद्र किनारे से घर जाते वक्त सुलेमान एक रिक्शा में बैठ जाता है जिसका चालक उससे कहता है कि आजकल शहर में किडनैपिंग वगैरह बढ़ गई है। लोग इसी डिसअपीयरेंस को भूतों से जोड़ते हैं, लाइक निशिर दाग, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये भी बताता है कि पहले बांग्लादेश के हर घर में भूत वगैरह हुआ करते थे, लेकिन आजकल जैसे जैसे लोग की संख्या बढ़ रही है और प्लेसेस क्राउडेड हो रही हैं, तो भूत यहाँ नहीं रह पाते और सारे अब शहर छोड़कर समुद्र किनारे चले गए हैं। अब अगले सीन में हम सुलेमान को कॉक्स बाजार के मिसिंग आदमियों के बारे में आर्टिकल्स पढ़ते हुए देखते हैं, जहां वो एक वीडियो देखता है जिसमें कई सारे बच्चे गायब हो गए थे। वहीं वो निशिर दाग पे भी कुछ वीडियोस वगैरह देखता है। अब लोकल लोग कहते हैं कि सारे बच्चों को निशिर दाग ले गया है, लेकिन मामला यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी हो सकता है। खैर, अगले दिन सुलेमान अपने कॉलीग को अपने रिसर्च वगैरह के बारे में बताता है, जहां वो निशिर दाग जिन भूतों को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। बेसिकली वो निशिर दाग को समुद्र में रहने वाला एक अनडिस्कवर्ड स्पीसीज बताता है जिसे आज तक इंसानी दिमाग समझ नहीं पाया हो। सुलेमान भूतों या सुपरनेचुरल चीजों पर रिसर्च कर रहा था और तभी वहां सुलेमान का वही दोस्त आ जाता है और तीनों हैंग आउट करते हैं। सुलेमान का दोस्त उससे कहता है कि तुम जो ये सुपरनेचुरल पर रिसर्च वगैरह कर रहे हो दैट इज फाइन, लेकिन लोगों को यकीन दिलाने के लिए तुम्हें सबूत की जरूरत होगी। सुलेमान की कॉलीग उसे बिच्ची के बारे में बताती है, जो कहती है कि बिच्ची की पूरी फैमिली एक हादसे का शिकार हो गई थी और बिच्ची सभी को निशिर दाग की कहानी सुनाता है, लेकिन हर बार उसके कहानी में कुछ चीजें चेंज्ड होती है। इनफैक्ट लोग उसकी बातों को सच मान भी लेते हैं क्योंकि दैट इज इमोशनल। ऐसे में सुलेमान अब सबूत इकट्ठा करने उसी रात अपना कैमरा वगैरह लेकर समुद्र किनारे चला जाता है, क्योंकि आज वो निशिर दाग को कैप्चर करके रहेगा। तभी उसे उसकी माँ की कॉल आती है जो उसे घर वापस आने को कहती है, लेकिन सुलेमान घर वापस नहीं जाना चाहता था। ऐसे में उसकी माँ उसे क्रिटिसाइज करते हुए पूछती है कि जिस लड़की की याद में तुम दिन रात डूबे रहते हो वो कहाँ है, वो तो जहन्नुम में है। और ऐसा कहते ही सुलेमान को अपने सामने कुछ ही दूरी पे लामिया खड़ी मिलती है, लेकिन एट द सेम टाइम कैमरा में कोई कैप्चर नहीं हो रही थी और सुलेमान लामिया को देखकर रोने लगता है और तभी लामिया उसे बुलाती है। सुलेमान लामिया की बातों से ल्योर हो जाता है और उसकी तरफ कदम बढ़ाता है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सच नहीं है। लामिया भी अब चीख चीख कर कहने लगती है कि सुलेमान ने तो कभी भी उसके इमोशंस को रियल समझा ही नहीं। लामिया उसे कहती है कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन सुलेमान कभी उसकी बातों पे गौर नहीं किया। सुलेमान अब उसे कैमरा में कैप्चर करना चाहता था, इसलिए वो उसे पास बुलाता है, लेकिन लामिया फिर से उसे ही बुलाती है, which was her second time calling him। अगर आप देखें तो दिस इज जस्ट लाइक निशिर दाग। तभी अचानक से हम लामिया के गले में एक फंदा देखते हैं और हम समझ पाते हैं कि ये सब सुलेमान का हैलुसिनेशन था। बेसिकली वहां एक एंटिटी खड़ी थी, मतलब जो लामिया बनी हुई थी, और वो सुलेमान से कहती है कि तुम्हें कैसे पता होगा कि मैं कैसे खत्म हुई। और इसी कन्फ्रंटेशन के दौरान हम समझ पाते हैं कि सुलेमान ने लामिया के जीवित होते हुए कभी भी उसकी केयर नहीं करी थी, मतलब वो हमेशा अपने काम में ही डूबा रहा। दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे, जिस बीच सुलेमान ने उसके थ्रेट्स को भी इग्नोर कर दिया था और इसलिए लामिया डिप्रेशन में आ गई थी, जहां वो गलत कदम उठाई, यानी कि खुद को समाप्त करी। अब यहाँ सबसे सैड बात ये थी कि सुलेमान को ये तक नहीं पता था कि लामिया की मृत्यु कैसे हुई थी। अब यहाँ पे देखते देखते लामिया की शक्ल एक भयानक एंटिटी में बदल जाती है और वहीं सुलेमान पानी में डूबने लगता है। और अगली सुबह सुलेमान को बीच में होश आता है, जहां वो बिच्ची को पानी की तरफ जाते हुए देखता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। बिच्ची उसे कहता है कि उसे उसके पेरेंट्स के पास जाना है और वो असली नकली कुछ नहीं जानता, बस उसे जाना है। बिच्ची के इस बात को सुनकर सुलेमान का भी मन बदल जाता है और वो एक वॉइस रिकॉर्डिंग करते हुए बिच्ची के साथ पानी के अंदर जाने लगता है। हम समझ पाते हैं कि बिच्ची और सुलेमान दोनों ही समुद्र में जाकर मिल गए थे। वहीं दूसरी ओर सुलेमान के कॉलीग्स को उसका वॉइस रिकॉर्डिंग मिलता है, जहां उसने बताया था कि आगे का रिसर्च वो कर ले और
सुलेमान कभी वापस नहीं आएगा। उसके आईपैड पे पूरी रिसर्च थी, जहां टू आवर शॉक उसने मेचो पेटनी, जिन्नत, मिसिंग कपल इन सुपरस्टिशन विलेज सब पे रिसर्च करा था और हम समझ पाते हैं कि ये आखिरी कहानी पिछले 3 एपिसोड्स को जोड़ने का काम करती है। खैर सुलेमान ने अपने कॉलीग्स को बताया था कि वो बिच्ची के साथ जा रहा है, लेकिन टू आवर शॉक बिच्ची को हम सही सलामत बीच पे देखते हैं। जब कॉलीग्स बिच्ची से पूछते हैं कि क्या तुमने सुलेमान को कल देखा था, तो वो कहता है कि हाँ मैंने उन्हें देखा था, इनफैक्ट मैंने उन्हें बहुत बार बुलाया पीछे से, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुने और पानी में चले गए। इसका मतलब ये है कि जब सुलेमान को पानी में बिच्ची मिला था तो वो बिच्ची नहीं बल्कि निशिरदाक होगा, जो कि उसे अपने साथ ले गया। बेसिकली निशिरदाक पहले लामिया के रूप में आई थी, लेकिन उससे भी जब बात नहीं बनी तो सुलेमान को ल्योर करने के लिए निशिरदाक बिच्ची का रूप ले लिया। और एंड में सुलेमान के साथ क्या हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं। यानी सुलेमान को पूरी तरह से इमोशनली तोड़ा गया और फाइनली सुलेमान समुद्र में समा गया बिच्ची के साथ, जो कि बिच्ची नहीं बल्कि निशिरदाक था। तो यहीं पे फाइनल एपिसोड खत्म। और दोस्तों ये थी पेट कटा शौक के फाइनल एपिसोड की कहानी, जहां हमने देखा कि कैसे एक भूतिया एंटिटी निशिरदाक शोर्स से लोगों को ल्योर कर अपने साथ समुद्र ले जाकर डुबो देती है। अब यहाँ सुलेमान तो पहले से ही दुखी था लामिया के गुजर जाने से, तो हो सकता है इसके 2 एंडिंग्स हैं। या तो निशिरदाक सच है और वो सुलेमान को ले गया, या फिर सुलेमान खुद ही खुद को डुबो कर समाप्त किया, क्योंकि ऑफ कोर्स लामिया के गुजर जाने के बाद उसके मन में कोई होप या मोटिवेशन नहीं रह गया था। सो इफ यू सी ये चारों स्टोरीज आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस होल सीरीज। ये स्टोरीज हमें काफी कुछ सिखाती भी हैं और काफी इंटरेस्टिंग भी रही स्टोरी, स्पेशली जो अर्बन लेजेंड्स हमें दिखाए गए हैं। वैसे यहाँ मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि क्या आप इन अर्बन लेजेंड्स को मानते हैं या फिर आपके लिए बस एक इंटरेस्टिंग कहानी है। एनीवेज ये थी पेट कटा शौक वेब सीरीज की पूरी एक्सप्लेनेशन, और यहाँ हमने बंगाली कल्चर के कई फोकलोर्स और अर्बन लेजेंड्स पे भी बात करी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गई होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।